बड़ी अच्छी कहावत है, गिरते हैं शहसवार मैदानी जंग में, वो खा पीरा करते हैं जो घुटनों की पद चलते। राजनीतिक अखाड़े में अक्सर ये देखा गया है कि जो पहलवान एक किस्मत आजमाते हैं वही यहाँ पर जिंदा रह पाते हैं। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जो इस राजनीतिक अखाड़े के एक खिलाड़ी हमारे साथ हैं, डॉक्टर मान सिंह यादव जी, विधायक सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार हैं। अब इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। एक अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो यहाँ पर जो चरम पर जिनका क्रेज है या कह लें कि सबके मार्गदर्शक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने बात कही थी कि राजनीति वो कुंजी है जिससे कई दरवाजे के खोला जा सकता है। 2020 में आपके हाथ में कुंजी आई। मैं जानना चाहता हूं कि कहाँ तक आपने उसका इस्तेमाल किया और कितने दरवाजे अब तक आपने खोल पाने में कामयाब आप रहे। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि बाबा साहब एक बृहद विषय है और जो उन्होंने कहा था और जो आपका वक्तव्य है कि उस कुंजी से अभी तक कितने राजनीतिक ताले खोले जा चुके हैं, तो मुझे लगता है इसको समय सीमा में तो रेखांकित नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्तमान दौर की जो राजनीति है, खास तौर पर अगर मैं कहूं तो बीजेपी और आरएसएस की जो पॉलिटिक्स है, उस सिनेरियो में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि राजनीतिक ताले हमने कितने खोले हैं। भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव्स और परसेप्शन पर पॉलिटिक्स करती है। परसेप्शन नैरेटिव मुद्दों से हटकर हुआ करता है और जाहिर सी बात है कि 2020 में जब मेरा पदार्पण हुआ एज ए सदस्य विधान परिषद, तो मैं उन्हीं बाबा साहब के विचारों को लेकर के एक मानक कि नहीं, अगर संविधान में वो सारी चीजें जनमानस के लिए प्रोवाइड करा दी गई हैं जिनकी जरूरत थी, लेकिन वर्तमान समय में जब हम इसकी समीक्षा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वही परसेप्शन, वही नैरेटिव आरएसएस का जो कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारों को, उनके सिद्धांतों को झुठलाते हुए दिखता है। और अगर करंट की मैं बात करूं तो चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर रहा हो, चाहे वो बहुत सारे आरक्षण के विषय में जो भाजपा का एक एजेंडा रहा है कि हम बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, उनको एक दिखावे के रूप में रखेंगे, लेकिन जो हमारा मूल एजेंडा होगा वो खुद आरएसएस या नागपुर से जारी होता है, वो होता है। और आपका जो कहना था कि कितने ताले अभी तक आपने खोले हैं, तो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने संविधान मान स्तंभ की स्थापना की और साथ ही उन्होंने पीडीए की भी स्थापना की। और मुझे लगता है ये पीडीए वही है जिसमें कभी तथागत गौतम बुद्ध इसके बारे में बहुजन की बात करते थे। उसके बाद मानव साहब ने एक बड़े स्केल पर इसको आगे लेकर आए और वही पीडीए आज माननीय अखिलेश यादव जी ने लॉन्च किया। तो जो समाजवादी पार्टी का और हमारा ये प्रयास रहा है कि विरासत से सियासत तय हुआ करती है। पीडीए की विरासत
बहुत रिच विरासत है। इसमें तथागत गौतम बुद्ध से लेकर ज्योतिबा राव फूले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मानवर कांसेराम, लोहिया जी, श्रद्धेय नेताजी, ये विरासत का एक लंबा कारवां है। तो मेरा प्रयास 2020 के बाद ये लगातार रहा कि हम रूट पे जाकर के इन विरासत को जनमानस में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसको कैसे हम मूर्त रूप दें। तो मुझे लगता है वो प्रत्यक्ष दिखाने की चीजें तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे सुधार हुए हैं। और इसका एक सबसे जो टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगा कि 2024 के चुनाव में जब ये लगने लगा कि 2/3 बहुमत का आंकड़ा यदि भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर लेती है और आधे से अधिक राज्यों में वो अपना समर्थन प्राप्त कर लेती है, तो जैसा संविधान में ही दिया है, संविधान को बदलना या मिटाना एक चुटकी का काम होता है। यूं आप चुटकी बजाइए और उसको मिटा दीजिए। तो 2024 में वो चीजें खुलकर सामने आई कि नहीं, जो पीडीए और संविधान मान स्तंभ है वो इतनी आसानी से नैरेटिव और परसेप्शन को भारतीय जनता पार्टी के कामयाब नहीं होने देगा। अच्छा, वो कौन सा क्षण था जब आपको लगा कि नहीं, मुझे राजनीति में आना चाहिए? राजनीति में आने से पहले क्या आपको एक चीज ऐसी मानसिकता थी आपकी कि नहीं, मुझे भविष्य में राजनीति ही करनी है, या शिक्षक बने रहना है, या लोगों की सेवा करना है? क्योंकि कोई राजनीति में आना, कई चीजें होती है, सिर्फ घरेलू चीजें हैं घर में, जैसे क्रिकेटर घर में हर पिता चाहता है क्रिकेटर बनना। तो क्या आप फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हैं, या फिर पहले भी कोई घर में आपके पॉलिटिक्स में रहा है? अब देखिए, फादर मेरे टीचर थे और मेरे एमएलसी बनने के 1 साल बाद उनका देहांत हो गया और ये उनका सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं। और इलाहाबाद जब मैं आया तो उसी क्षेत्र में सिविल की तैयारी हम करने लगे और इसी बीच हर वो प्रतियोगी छात्र के जीवन में क्षण आता है कि जब तैयारी हमारी ठीक हो गई तो ये हुआ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से इंटर कॉलेज के कुछ जगह आई हैं। इसमें भी रिटर्न है, इंटरव्यू है। अगर तैयारी कर ही रहे हैं तो इसको भी हम दे लेते हैं। तो जब मैं रिटर्न और इंटरव्यू क्वालिफाई किया कॉलेज के लिए, तो संयोग कहिए या कोई ऐसा मेरा मंतव्य नहीं था कि मैं टीचर बनूं, लेकिन सिलेक्ट होने के बाद जब कॉलेज में ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी तो मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि भाई हम लोगों ने रिटर्न दिया, इंटरव्यू दिया, इसके बाद ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो अब ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो उसमें कुछ सरकार के द्वारा, कुछ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा, डीआईएस के द्वारा कुछ ऐसी विसंगतियां थीं जिनको लेकर के एक आंदोलन शुरू करना पड़ा और लगभग 10,000 की संख्या थी सिलेक्ट टीचरों की। तो मैं उसका प्रेसिडेंट बना और 2 साल अनवरत माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में टेंट डाल करके बाकायदा आमरण अनशन, बुद्धि शुद्धि यज्ञ और एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि अच्छा खासा अहिंसात्मक आंदोलन वहाँ से शुरू हुआ। तो मैं यूं कहूँगा कि राजनीति में तो एक एक्सीडेंटल ही मैं मानूंगा, क्योंकि मेरा रुझान सिविल की तरफ था और ये एक घटनाक्रम है जो, या ये कहिए कि इस मोड़ पर मुझे ले आया। देखिए, 2 चीजें होती है, जैसे डॉक्टर की आपके साथ जुड़ा हुआ है,
डॉक्टर और पॉलिटिशियन में थोड़ा एक चीज कॉमन होता है कि दोनों ही ये बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा। एक तो डॉक्टर ये बोलता है पेशेंट से कि ठीक हो जाएगा, और पॉलिटिशियन बोलता है अपने कार्यकर्ताओं से या अपनी जनता से ठीक है, हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि ये जो एक डॉक्टर का आश्वासन होता है, एक पॉलिटिशियन का आश्वासन होता है, तो दोनों में कितना अंतर है? क्या दोनों उस दर्द में मर्द का काम करते हैं, या ये ट्रेंड जैसा है, या फिर वाकई कई पॉलिटिशियन है जो सीरियसली उसको कहते हैं? डॉक्टर की तो बातें बहुत सीरियस होती है कि ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सुधार हो जाएगा। वो कहता है ठीक है हो जाएगा, और एक ठीक है हो जाएगा। दोनों ही बातें लगभग सिमिलर हैं, लेकिन एक असर करती है और एक सिर्फ उसको कह लें कि हम सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ देते हैं। ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मेरा जहां तक मानना है कि मानव स्वभाव है और उसकी एक मनोदशा होती है कि हर व्यक्ति चाहता है कि जो भी मुझे मिले वो त्वरित मिले, और एक मन में उसके विचलन भी रहता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि राजनीति में जब हम लोग आश्वासन देते हैं तो उस आश्वासन के साथ पेशेंस और प्रयास जो जो मेजर टूल हैं वो काम करते हैं। कि सपोज दैट कि हमें 100 मेडिकल कॉलेज खोलने हैं, तो हमने एजेंडे में अपने उसको स्थान दिया कि 100 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। जनता को ये बातें बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब हम वरीयता क्रम में उसको या व्यवहारिक धरातल पर उसको लाने का काम करते हैं, तो हमें चयन करना पड़ता है कि हम 10 फर्स्ट फेज में ले जाएंगे, 10 सेकंड फेज में ले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिनकी अपेक्षाएं फर्स्ट फेज की होती हैं उन्हें कुछ हताशा भी होती है, कुछ नेगेटिविटी भी उनके अंदर भाव ऐसे पैदा होते हैं। लेकिन इसके साथ मैं एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूंगा कि राजनीति का जो शुरुआती दौर था, जिन्हें अक्सर हम लोग कहते हैं कि पहले ये था, नेताओं का कैरेक्टर ये था, अब नहीं है, तो इससे मैं अपने आप को जोड़ता हूं कि पहले बेसिकली राजनीति में वो लोग आए जो पढ़ते पढ़ते कुर्सी और कमर एक कर दिए। तो जाहिर सी बात है कि एक वो दौर था कि जहां पर मुझे लगता है कि बाबा साहब की बातों को लेकर, या जैसा कि मैं एक प्रसंग भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो अपनी कैबिनेट में जब उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मुझे दास्ता से लोगों को आजादी दिलानी है, तो उनके लोगों ने कहा कि ये रिस्क भरा काम है और यहाँ के बहुत सारे लोग भोग विलासी हैं, उन्हें दास चाहिए काम कराने के लिए, अपने खेत के लिए, घर के लिए, किचन के लिए, और जब आप ऐसा करने से रोकेंगे, दासों को आजाद करेंगे, तो हो सकता है आपकी हत्या करें। लेकिन अब्राहम लिंकन का यह कथन था कि अगर मेरे मरने से इतने लोगों को दास्ता से आजादी दिलाई जा सकती है, तो मेरा मरना ये बहुत सस्ता सौदा है। तो जब हम ऐसे पॉलिटिकल कैरेक्टर की तलाश करते हैं जहां जनता के लिए नेता मरना श्रेयस्कर समझता है, तो आज के दौर में जो मूल्यों में गिरावट आई है, जिसकी मैंने पहले ही बात करी कि वर्तमान दौर परसेप्शन और नैरेटिव्स का, पहले परसेप्शन और नैरेटिव्स का दौर नहीं था, वो रियल मुद्दों पर राजनीति होती थी। और आपने देखा होगा कि एक एक मुद्दे को लेकर सरकारें गिर जाया करती थी।
लेकिन आज क्या है? आज अगर आपको मैं पश्चिम बंगाल की बात बताऊं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये एंटी इनकम्बेंसी है। तो आप उस एंटी इनकम्बेंसी को गुजरात में क्यों देखना नहीं चाहते? आप केवल पश्चिम बंगाल में क्यों देखना चाहते? या अगर मैं कहूं कि जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि रुपया कैसे गिरता है मुझे पता है, विदेश में कहीं मुद्रा नहीं गिर रही, कहीं किसी के डॉलर या कहीं नहीं, यहां ही क्यों गिरता है? इसको रोका जा सकता है। और आज भी आप अगर क्लिप देखेंगे तो सुनने में मीडिया के द्वारा आ जाएगी और बहुत सारे लोगों को बाइट उन्होंने दिया। लेकिन आज रुपया अपने एकदम निचले स्तर पे यानी कि शतक लगाने के नजदीक पहुंच गया है। फिर अगर मैं देखूं तो उन्होंने ये भी कहा कि विदेशों में बहुत सारा काला धन है और काला धन आ जाएगा तो हो सकता है कि प्रति व्यक्ति के खाते में 10 से 15 लाख रुपए भी आ सकते हैं। या उन्होंने कहा कि 2 करोड़ हम नौकरियां देंगे। महंगाई का तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे जादुई यंत्र का आविष्कार कर लिया गया है कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे महंगाई आगे हो जाएगी। और जनता लगभग इन सारे मुद्दों से रूबरू है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अक्सर उन क्लिपों को दिखाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये मुद्दे गौड़ हो जाते हैं और भाजपा हैट्रिक लगाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो मैंने कहा कि वर्तमान राजनीति मुद्दों से हटकर नैरेटिव और परसेप्शन पर आ गई है, ये चिंता का विषय है। तो ये जो नैरेटिव परसेप्शन जो बनाए जाते हैं, इसमें सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा काम करती है मार्केटिंग टीम, जो पॉलिटिशियन को एज अ प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है, उसको प्रोडक्ट की तरह सेल करती है। और जिस तरह से हम माइंड डाइवर्जन होता है, प्रोडक्ट को बार बार दिखलाते हैं, तो इंसान कहता है कि एक बार तो ट्राई करना चाहिए इस प्रोडक्ट को। तो क्या लगता है कि बीजेपी की मार्केटिंग जो टीम है या उनकी जो पॉलिसीज है वो विपक्ष से ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो बार बार ऐसा कर पा रहे हैं, या इसके पीछे कुछ और टूल्स है उनके साथ जिसको आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी के जितने टूल हैं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के जी के द्वारा पूरा फाइंड आउट कर लिया गया है। और जो सबसे बड़ा यह प्रश्न है कि भाई बीजेपी के साथ खुल करके अडानी और अंबानी खड़े हैं, ये लाभ माननीय अखिलेश यादव जी अडानी अंबानी को नहीं पहुंचा सकते। अभी हमें अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अडानी के हाथों सौंपना है तो ये काम कौन करा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करा सकती है। हमें ईडी सीबीआई को कहीं भेजना है, ये काम कौन करा सकता है? वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने चैनल हैं मैक्सिमम चैनलों को या तो पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया है और या पीत पत्रकारिता अपना स्थान ले लिया है। तो ये बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ है, जो 3 स्तंभों के साथ मिल करके हमारे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करता है, तो बहुत सारे पिलर आज उनके साथ खड़े हो गए। ऑब्वियसली है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो नैरेटिव्स या परसेप्शन बनाने के टूल, तो मैं यही कहूंगा कि इसकी काट के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये तय कर लिया है कि पीडीए और विरासत से सियासत, जो महापुरुषों की ये विरासत है,
कभी आप लोगों ने देखा होगा कि इतिहास में राजा तानाशाह हो जाता है तो जनता क्या करती है? जनता एक समूह बना करके उस ताकत के खिलाफ लड़ती है। डेमोक्रेसी में जो एक ताकत पीडीए अपनी बना रहा है, तो उस ताकत के माध्यम से ही 2027 का इलेक्शन लड़ा जाएगा। और जैसा कि मैं जो महसूस कर पा रहा हूं कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस वो हाई फाई ब्यूरोक्रेसी, कारपोरेट सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और जुडिशियरी का कुछ हिस्सा लेकर के एक गठजोड़ बनाया है। और ये गठजोड़ आम आदमी को, जो आपका किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, उनको उतना स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है। तो हमें उन्हीं विरासत को लेकर के महापुरुषों को आगे चलना पड़ेगा और 27 में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में चीजें आएंगी। तो जैसा कि बात आपने कह रही कि हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर हो, ज्योतिबा फूले हो, पेरियार साहब हो, चाहे वो सावित्रीबाई फूले हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, तो इन सभी ने दलित ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, अपना पूरा पूरा जीवन उनको सौंप दिया। लेकिन आज सिर्फ वो एक सिर्फ पोर्ट्रेट बन गए हैं और उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जा रही, या उनके नाम पर उनका ही अपना विभाजन हो गया। जो अच्छा, लोग कॉपीराइट भी उनके नाम का लेते हैं कि एक पर्टिकुलर जाति कहती है ये हमारे लीडर है, वो कहती हमारे हैं, मतलब जातिगत में वो बट गए हैं। उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने की होड़ है और राजनीतिक दल भी अपने कंडे से जैसे चाहती है, उनको जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है, पूरी भरपूर कोशिश करती है कि हर एक हमारे महापुरुषों का बेहतर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य दोनों ही बिल्कुल अलग हो रही है। देखिए, इसमें मैं 2-3 बातें जरूर रखना चाहूंगा कि विकास क्रमिक होता है। ये मान लेना कि जो हमारे महापुरुषों की विरासत है उसमें विभाजन हो गया है या विचारधारा के स्थान पर मूर्तियों को तरजीह दी जा रही है, ठीक है, मैं इसका खंडन नहीं करता। लेकिन आज के परिवेश में अगर आप देखेंगे तो जब बाबा साहब जीवित थे तो उतना कारगर वो नहीं हुए। एक प्रकार से अगर पॉलिटिकल नैरेटिव्स में देखा जाए तो इलेक्शन भी वो हारे हैं और बहुत सारे उतार चढ़ाव उनके जीवन में रहे हैं। लेकिन आज मरने के बाद बाबा साहब ज्यादा शक्तिशाली हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि जो विकास है वो क्रमिक होता है और आज हम इस मोड़ पर आ गए हैं कि जैसे ही जनमानस को ये लगा कि संविधान को मिटा दिया जाएगा, तो वो चीजें फिर से बाउंड होने लगी कि नहीं, इतनी आसानी से हम बीजेपी को संविधान मिटाने नहीं देंगे। तो जो ये महापुरुषों के जो विचार हैं, जो जगह जगह पर इनके फॉलोअर्स हैं, जब उन्होंने एक साथ एक ताकत का निर्माण किया तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में मैं कहूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का 2/3 का बहुमत का रथ अगर कहीं से रुका है तो यूपी से रुका है, जहां समाजवादी पार्टी 37 सीटें ला करके लोकसभा में एक प्रकार से जो बढ़ती हुई तानाशाही थी भाजपा की, उसमें विराम लगाया। हाँ, ये सच है कि महापुरुषों की जो विचारधारा है, अभी हम सिस्टमेटिक ढंग से
या जो यूं कह लीजिए कि एक विशुद्ध जो कैरेक्टर होता है, जो उन विचारधारा को आगे गतिमान करता है, या नेतृत्व क्षमता जिसकी होती है, अभी उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो ये संविधान मान स्तंभ है माननीय अखिलेश यादव जी का, उसमें जितने भी बिंदु आपने अभी डिस्कस किए हैं, वो चाहे छत्रपति साहू जी महाराज रहे हो, चाहे ज्योतिबा राव फुले रहे, इन सबकी सामूहिक विरासत को उस पीडीए में शामिल किया गया है। और जो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को लेकर के ही माननीय अखिलेश यादव जी का ये एक अभिनव प्रयोग है। उत्तर प्रदेश के युवा, साथ ही साथ हम अपने पड़ोसी राज्यों की बात करें, झारखंड, छत्तीसगढ़, टैलेंट तो है, लेकिन सरकारें आती हैं, लोग आईएएम, आईआईटी जैसे स्थानों में जगह भी पा लेते हैं, लेकिन ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी कि हमारा युवा जब जैसे ही थोड़ा सा सबल बनता है, अपने प्रयास को देखता है, तो देखता है कि उत्तर प्रदेश में उसकी कदर नहीं होगी और उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को वो छोड़कर चला जाता है। चाहे वो बैंगलोर की बात करे, चाहे दिल्ली की बात करे, वो हैदराबाद की बात करे, तो अपने आप को वहाँ सेटल्ड और सिक्योर्ड मानता है और बेस्ट लाइफ मानता है वहां पर। तो अगर आप 2027 में आते हैं, तो उनके लिए क्या प्लान है कि उस ब्रेन ड्रेन को रोकेंगे? देखिए, जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, आप सभी लोगों को गायक नहीं बना सकते, न सभी लोगों को आप टीचर बना सकते हैं, न सभी लोगों को आप पॉलिटिशियन बना सकते हैं। हाँ, एक कॉमन एजेंडा हुआ करता है। जैसे बीजेपी युवाओं के लिए रोजगार मुहैया नहीं कराती है, सपने तो वो दिखा देते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट वो नहीं करना चाहते। जैसे समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कोई हमारा बच्चा अगर आईआईटी के सेक्टर में वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसको बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं है। हम उसके लिए यही उस उद्यम को डेवलप करेंगे ताकि पलायन ना हो। तो जब वेल स्किल्ड आपका नेतृत्व होगा, कहते हैं कि जैसे आपकी सोच होती है वैसा आप काम करते हैं। तो योगी जी कहां से उठकर आए हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उनकी सोच उसी फ्लेवर को अपने उस पे लेके काम करेगी। लेकिन जो माननीय अखिलेश यादव जी, वो फॉरेन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है, वो माननीय अखिलेश यादव जी में इसलिए इनबिल्ड है कि वो एक विजनरी चीफ मिनिस्टर रहे। और कहना नहीं चाहिए, जब वो 100 डायल को लॉन्च किए तो विदेशों में इसकी चर्चा हो रही थी, विदेशों में, कि डायल 100, वो भी हिंदुस्तान के एक यूपी, एक राज्य में। और हम लोगों को गर्व होता है कि कभी आप लखनऊ जाएं तो यूपी 100 डायल का आप उसके ऑफिसेस देखिए, सिग्नेचर भवन देखिए। तो वहां से जो सपना दिखाया गया, वो यही दिखाया गया कि हमारे यहाँ के जो भी बच्चे वेल स्किल्ड हैं जी, उनको कहीं पलायन करने की जरूरत नहीं है। हम यही उनके लिए आईआईटी हब बनाएंगे, यही हम जिस स्किल में वो निपुण है, हम उस क्षेत्र में काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। और जहां तक मेरा मानना है
कि वर्तमान समय में जो अनुसंधान के या जो ऐसे क्षेत्रों का जहां ज्यादा निवेश होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उनसे किनारा कर लिया है। और निश्चित तौर पर ये युवाओं के सामने एक संकट है और उसको लेकर के वो पलायन कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि नैरेटिव की राजनीति हो गई, परसेप्शन बनाए जा रहे हैं लोगों में। जैसा कि उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ी जो बात है वो है जेनजी के भविष्य को लेकर। जब जेनजी की बात की भविष्य और जब जेनजी की भविष्य की बात की जाती है तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको कि आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट से बड़ा मुद्दा जो है जाति और धर्म का है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि बाबा साहब एक बात कहा करते थे कि आतंकवादियों से बढ़ करके ये जाति है। जो खतरा आपको आतंकवादियों से होगा उससे कहीं ना कहीं खतरा आपकी जाति से है। और जो उनका कहने का जो एक भाव था वो यही था। आज भारतीय जनता पार्टी वो इसी खतरनाक टूल का इस्तेमाल कर रही है। और जैसा कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव बीजेपी द्वारा डेवलप किया जाता है तो उसमें हमें वो इतिहास पढ़ाया जाता है जो अपने पक्ष का हो। जब ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले अपने यहां शिक्षा के लिए कि हमें महिलाओं को शिक्षित करना है, पढ़ाना है, कॉलेजेस खोलने हैं, तो उस समय किसी हिंदू ने उनको पढ़ाने के लिए अपना मकान नहीं दिया, क्योंकि उनको खतरा था कि अगर हम अपना मकान इनको देंगे तो ये हमको मार डालेंगे। तब उस समय अपनी जान हथेली पर रख के उस्मान अली शेख, फातिमा शेख, इन्होंने कहा ठीक है आप हमारे घर में विद्यालय खोलिए, जिसको मारना होगा हमें मार देंगे। जब अमेरिका के पेटेंट टैंक भारत में तबाही मचा रहे थे तो वीर अब्दुल हमीद उन टैंक को दागते दागते उनके चीथड़े उड़ गए। हमारे देश के जो मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम थे, जब अमेरिका द्वारा ऑफर दिया गया कि आप हमारे यहां मिसाइल बनाइए करोड़ों अरबों का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपने देश के लिए मिसाइल बनाना है। जब साजिश के तहत बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोका जा रहा था तो उस समय बंगाल जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय बंगाल वो प्रधानमंत्री बोला जाता था उस पद को, उस पद पर फखरुद्दीन अली आसिम थे। तो उन्होंने कहा कि दुनिया का इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति वो संविधान सभा में नहीं जाएगा, तो अपने यहां से जो बोरीवाल है, जासौर है, जो खुन्ना है, जो 4-5 जिले हैं, वहां से बाबा साहब को चुनाव जिता कर भिजवाएंगे। तो हम इतिहास के उन पन्नों को नहीं पढ़ना चाहते जहां फातिमा शेख है, वीर अब्दुल हमीद है, फखरुद्दीन अली है, एपीजे अब्दुल कलाम है। और मैं आगे कहूंगा तो विवादास्पद हो जाएगा। अगर मैं सवाल करूं कि पुराना इतिहास विभिन्न प्रकार के अपवादों से भरा पड़ा है, कहीं कमर में झाड़ू बांधी जाती थी, कहीं आपके गले में हाड़ी लटकाई जाती थी, तो मुझे लगता है यह कृत्य किसी मुसलमान ने तो किया नहीं। लेकिन आज जो वर्तमान पॉलिटिक्स है वो हिंदू और मुसलमान में आके केंद्रित हो गई है, क्योंकि आरएसएस का जो एजेंडा रहा है वो क्लियर है कि वो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानना चाहते, वो भाई को भाई से नहीं जोड़ना चाहते। जहां एक नफरत है, एक उन्माद है और एक विध्वंस
कार्य शक्तियां काम करती हैं। और आप लोग देखे होंगे कि जिस सपनों के साथ भारत आजाद हुआ था, बहुत सारी चुनौतियां थी। आर्टिकल 13 का सब क्लास 2 और 3 जो ये कहता है कि मूल अधिकारों को कोई भी कानून सीमित नहीं कर सकता। तो 13(3) में ये कहा गया कि एक्ट जो भी हो, चाहे वो संविधान संशोधन करके 368 के तहत ही क्यों ना काम किया गया हो, वो भी एक्ट के दायरे में आएगा। तब उन्हीं राजाओं से आजादी दिलाने के लिए लैंड रिफॉर्म किया गया, प्रीवी पर्स को खत्म किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और जिसके लिए फर्स्ट अमेंडमेंट करके 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। अगर उस समय आरएसएस भाजपा होती तब तो इनके लिए चुटकी का काम था कि भाई क्यों हम पूंजीपतियों से उनकी जमीन छीने, राजा महाराजाओं का प्रीवी पर्स हम क्यों बंद करें। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें ये बताते हैं कि अगर समाज का, देश का सर्वांगीण विकास करना है तो हमें बाबा साहब के संविधान के इर्द गिर्द अपने आप को रहने की आदत डालनी पड़ेगी। ये कन्फर्म है। हम आरएसएस के या नागपुर के एजेंडे से देश समाज नहीं चला सकते। देश समाज वो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। अभी आप देखिए, एक मैं बहुत ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूं। पुष्पेंद्र झांसी के रहने वाले थे, वो अपना ट्रक चलाते थे, व्यवसाय करते थे। फर्जी इनकाउंटर में उनको मार दिए गए, फर्जी। एक भी मुकदमा उनके नाम किसी भी थाने में दर्ज नहीं था। लेकिन जब संविधान कमजोर होगा तो आप अपील कहां करेंगे। अगर संविधान कमजोर हो गया और ब्यूरोक्रेसी के दिमाग से ये भय निकल गया कि कुछ नहीं, अब तो हम न्यायालय भी जाएगा तो हम जजों से साठगांठ कर ले, तो कल साहिल कुशवाहा को भी चौराहे मारा जा सकता है, डॉक्टर मानसी को भी मारा जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है वो एक ऐसा दस्तावेज है जो हर नागरिक को उसकी स्वतंत्रता, अवसर की समानता, शिक्षा, सब कुछ उसमें लिख दिया गया है। तो उसके पैरेलल कभी ये सिंगोल लाएंगे, कभी ये मनवाद को बढ़ाने की बात करेंगे। इसकी जरूरत क्या है? जब आम सहमति से संविधान का निर्माण हो चुका, उसके अकॉर्डिंग देश हमारा चल रहा है, तो साइड में उसके पैरेलल कोई शक्ति डेवलप करने की या कोई टूल डेवलप करने की आपको कहां से जरूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है, ये वही उन्मादी लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान को मिटाना चाहिए। तो सब बात अभी कुछ दिन पहले फुटता था वन नेशन वन इलेक्शन पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत खुले तौर पर इसका समर्थन किया, कहा बहुत सारा पैसा बचेगा, बहुत सारा समय बचेगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, तो क्या वन नेशन वन एजुकेशन वन बुक जैसा कि होता है कि जब बात एजुकेशन की आती है तो हर साल गार्जियंस पे, पेरेंट्स पे बोझ बढ़ता चला जा रहा है। वन नेशन वन फीस भी हो सकती है। वन नेशन की बात कर दे तो वन नेशन वन सबनेम भी हो सकता है, टाइटल हो सकती है सब। और बात की गई कि वन नेशन वन टैक्स की, इसमें जीएसटी आया, बहुत शोर शराबे के साथ आया, और उसमें
कहने को तो आज हमारे पास जीएसटी एक सिंगल टैक्स है, लेकिन आज भी रोड टैक्स है, व्हीकल टैक्स है और आपका टोल टैक्स है, स्टेट इनकम टैक्स है, बहुत सारे ऐसे हिडन टैक्सेस हैं जो लग रहे हैं। कहा जरूर जाता है कि जीएसटी एक सिंगल टैक्स है। उसी तरह से पेरेंट्स को बड़ी उम्मीद होती है, हर साल जब बजट आता है तो वो देखता है शिक्षा के लिए क्या, खासकर वो तबका जो बहुत निचले स्तर पर है। एजुकेशन में जो सबसे बड़ा सुधार होना चाहिए, जिन महाविद्यालयों का आपने नाम लिया, सबसे ज़्यादा जो केंद्रित थे वो थे एजुकेशन पर, क्योंकि इससे बेहतर पावरफुल टूल कुछ भी नहीं है जिससे चीज़ों में रिफॉर्म कर सके। तो क्योंकि तमाम पब्लिशर हैं, तमाम कैटेगरी की बुक्स हैं उसके पीछे, मतलब कई अभी एक रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ प्रिंसिपल ने आचार्य को बहुत ज़्यादा तरीकोटी सुनाई कि आपने बाहर से कैसे बुक ले लिया। मतलब ये जो एजुकेशन में जो एक जिस तरह से पूरी तरह से कह लें ये कॉरपोरेट हावी हो चुका है, बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी फीस लिस्ट, जिसके पास जैसे कि कहावत है कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो इसी के तर्ज पर यह है कि जिसके पास जितना मोटा पैसा होगा उतना बेहतर एजुकेशन ले लेगा। हम समानता की बात करते हैं, तमाम चीज़ों की बात करते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है कि किस तरीके का होना चाहिए हमारा स्ट्रक्चर? जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो उससे वन नेशन वन एजुकेशन की बात करें तो हमको लगता है एक ही तरीके की किताबें रहेंगी तो 10वीं का बच्चा निचले वाले क्लास को भी किताब को ट्रांसफर कर सकता है, सेम सिलेबस सेम कोर्स होगा, तो कंपटीशन मेकिंग ईजी होगा स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। संविधान बनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही कि बगैर आर्थिक समानता के हम लोकतंत्र को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते। वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हम बगैर आर्थिक समानता को लोकतंत्र को बहुत दूर तक नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन यहां दो बातें हमें आपको समझनी पड़ेंगी कि जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद मनी बिगर्स मनी, भाई उसका वही कॉन्सेप्ट है, पैसा पैसा को कमाता है। लेकिन जो समाजवाद है, जो समानता की बात करता है, वो समानता की जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि जो हाथ से अपने श्रम से अपने पुरुषार्थ से जो काम किया जाता है, भाई हम मकान बनाते हैं, हम बहुत सारा उद्यम हाथ से करते हैं, तो जिनके पास कुछ नहीं है, पूंजी नहीं है, अपने श्रम से जो काम करते हैं वो समाजवादी है। लेकिन जो पैसे से पैसा कमाते हैं वो पूंजीवादी है। तो भाजपा पूंजीपतियों का एक गठजोड़ है। और यह बात समझने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका क्वेश्चन जो कई चीजें आपने उसमें बताना चाहा, तो मेरे कहने का मतलब है या तो हम बाबा साहब की बात को माने कि सामाजिक लोकतंत्र के बगैर हम बहुत आगे तक लोकतंत्र नहीं ले जा सकते, या तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात माने कि बगैर आर्थिक समानता के हम लोकतंत्र को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते। इसी बीच में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि अपने यहां यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बहुत सारे बोर्डों का गठन कर दिया गया, लेकिन आईएएस हमें एक ही परीक्षा दिलवाता है। आईआईटी में जाना एक परीक्षा देगा, डॉक्टर एक परीक्षा देगा। जब हमें यह दिख रहा है कि एक एग्जाम हमें लेना है तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, जिन बोर्डों की गुणवत्ता परक एजुकेशन है
उसको एक कंबाइन करके एक कॉमन सिलेबस हम तैयार कर ले। जो बच्चा हमारा यूपी बोर्ड का गांव में पढ़ता है, अगर आईएएस के सिलेबस में सीबीएसई आईसीएसई का पार्ट ज्यादा उसमें जनरेट हो जाता है, तो यहाँ नेचुरल जस्टिस तो होगा नहीं, भले वो 10 घंटे ज्यादा मेहनत किया है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन तो इनका एक धोखा है कि फिर हम वही केंद्र का चाबुक चला करके और एक साथ कई राज्यों में अपनी सरकारें बना लेंगे, और फिर नैतिक अनैतिक जो कार्य होंगे संविधान का सहारा लेकर के कि भाई हम क्या करें, ये तो 1 नेशन 1 इलेक्शन है, तो आपके डेमोक्रेसी को वो खत्म कर देगा। तो जो चीजें डेमोक्रेसी को खत्म कर रही हैं, वहां भाजपा एक नैरेटिव डेवलप करती है कि ये तो जनता की गाड़ी कमाई है, ये तो ये है। लेकिन जहां एक बुक के लिए गार्जियन संघर्ष कर रहा है, जो आसान है आपको एक सिलेबस, एक 1 नेशन 1 एजुकेशन के लिए एक पैरेलल पैटर्न डेवलप करना, वहां आप नहीं करना चाहते। यहां तो कोई विवाद नहीं, वहां तो संविधान को आप मिटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां तो और डेमोक्रेसी को मजबूती मिलेगी। तो फर्क साफ है, जहां डेमोक्रेसी स्ट्रांग बनेगा वहां ये पलायनवादी है, जहां डेमोक्रेसी खत्म होगा पब्लिक में एक नैरेटिव पेश करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो पूंजीवाद है वो अपने तरीके से समाज को डिजाइन करता है, उनसे मुद्दों से कोई ज्यादा बहुत लेना देना नहीं होता है। एक सवाल जो हर युवा पूछना चाहता है, बड़े खुले तौर पे राजनीतिक व्यक्तियों से खासकर, शायद पूछ नहीं पाता, कोई झिझक होती है, और सबके मन में एक सवाल ये है, और सबसे बड़ा मुद्दा देश का है, एक तरफ तो पेंशन पूर्णतः बंद हो चुकी है, पूर्णतः मतलब पूर्णतः बंद हो चुकी है, सरकारी नौकरशाहों की पूरी तरह से पेंशन बंद है। वहीं दूसरी ओर कोई भी एक राजनीतिक व्यक्ति, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, अगर वो एक दिन का भी विधायक है तो उसकी पेंशन बरकरार है। विधायक के बाद जब वो सांसद होता है तो दूसरी पेंशन तैयार होती, सांसद के बाद जब वो पुनः एमएलसी बनता है तो एक तीसरी पेंशन तैयार होती, मुख्यमंत्री बनता है तो चौथी, फिर उसके ऊपर प्रधानमंत्री बनता है तो 5वीं, राज्यपाल बनता है तो 6वीं। मतलब अपना जो विकास एक राजनीतिक व्यक्ति, या आप कह दें सभी राजनीतिक लोग जो जुड़े हैं आज, जो राजनीतिक किसी पद पे हैं, वो अपना 5 डायमेंशनल ग्रोथ कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ जिस जनता ने उनको बनाया, जिस जनता के लिए वो है, या कह ले जिस जनता से वो है, उसको पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं और उनकी पेंशन रोक दी जाती है। यहाँ तक कि उनके सस्पेंशन के बाद उनके पास स्ट्रगल करता है, और खासकर अपनी पेंशन के लिए कई बार उसको संघर्ष करना पड़ता है। जब बात हमारे देश के शहीदों की होती है, शहीद होने के बाद उसके स्थान पर चाहे नौकरी देने की बात हो या विधवा पेंशन की बात हो, उसमें भी काफी संघर्ष, इस पर कई मूवीज भी बनी और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। ऐसे स्थिति में आप एक राजनीतिक व्यक्ति है, तो अन्य अपने साथियों के लिए या इस अदर पॉलिटिशियन के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या इसको रुकना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए, या पेंशन बहाली होनी चाहिए? देखिए, अगर एक लाइन में मैं इसका उत्तर दूं तो पेंशन बहाल होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बुढ़ापे में क्या सहारा है, तो मैं कहूंगा कि पेंशन एक बुढ़ापे की लाठी है जिसके सहारे आप अपना जीवन काट लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। सन 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अटल बिहारी जी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने ओपीएस को निरस्त करके, जो पेंशन का वो चला आ रहा था, तो ओपीएस को निरस्त करके इन्होंने एनपीएस लाया, न्यू पेंशन स्कीम।
तो जाहिर सी बात है कि पहले शुरुआती दौर में जो सपने दिखाए गए उससे लगा कि इसमें 10% नियोक्ता का, 10% हमारा, 14% बाद में हो गया, 25% हर महीने जाएगा तो बहुत भारी भरकम रकम हो जाएगी। लेकिन एक ये धोखा साबित हुआ। एनपीएस के पैसे को पूंजीपतियों ने अपनी तिजोरी भरने का एक माध्यम बना दिया। सरकार का जो अंश था 14% वो, और जो कर्मचारी है 10% उसका। उत्तर प्रदेश में श्रद्धेय नेताजी की गवर्नमेंट थी 2005 में, उन्होंने उसको कॉपी किया कि हो सकता है ये बेनिफिशियरी हो, लेकिन जब विभिन्न बिंदुओं का समीक्षात्मक उसमें लिया गया कि भाई ये तो धोखा है, तो आपको मैं बता दूं कि 2022 के चुनावी घोषणा पत्र में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि पुरानी पेंशन मेरे एजेंडे में रहेगा, और उसने अपने घोषणा पत्र में उन्होंने डाला कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम पुरानी पेंशन मुहैया कराएंगे। और उन्होंने घोषणा पत्र में रखा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद हम पुरानी पेंशन देंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र में और राज्यों में सरकार बना रही है, और क्लियर उन्होंने बता दिया कि हम पुरानी पेंशन नहीं देंगे। तो आपके जो उत्सुकता का प्रश्न है, राजनीति में एक होता है हित समूह, एक होता है दबाव समूह। जब हित आपका ना सध रहा हो तो आप क्या करते हैं? आप दबाव समूह का इस्तेमाल करते हैं। राजनीतिक दल जैसे समाजवादी पार्टी समाज में सभी संसाधनों का समान वितरण चाहती है। भारतीय जनता पार्टी यानी पूंजीवाद उस सभी लोगों का हिस्सा अकेले खा लेना चाहती है। तो समाजवादी पार्टी ने यह महसूस किया कि नहीं, एनपीएस जो एक धोखा है, हम इसका संशोधन कर रहे हैं और सरकार बनने के बाद हम पुरानी पेंशन देंगे। तो एक मैसेज पास हुआ कि हम कर्मचारियों के, शिक्षकों के पक्ष में। लेकिन सेकंड पार्ट जो बीजेपी का है, उससे क्या मैसेज पास होता है कि हम पुरानी पेंशन नहीं देंगे। अब यहीं पर जो हित समूह, जो दबाव समूह है, ये जनमानस देख रहा है। अगर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी हमारे हितों की रक्षा कर सकती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका फिर एक ही समाधान कि आप समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने का प्रयास करिए। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में तो है नहीं। और जहां तक आपका ये कथन है कि कई पेंशन जो पॉलिटिकल फिगर्स है वो ले रहे हैं, तो जो संवैधानिक प्रावधान है, सपोज दैट आप टीचर है, आपका प्रमोशन हो सकता है लेकिन आप टीचर हैं, और एक व्यवस्था बना दी गई कि भाई ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को हम सुविधाएं देंगे, उनको पेंशन देंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल फिगर्स है, जो संवैधानिक प्रावधान है, उसमें ये शुरू में व्यवस्था जोड़ दी गई कि भाई अगर कोई सांसद है और बाद में राज्यपाल बनता है तो हम एक प्रोटोकॉल होता है, इसीलिए सभी विभागों की तुलना सभी विभागों से नहीं की जाती। सपोज दैट जज है, डॉक्टर है,
पॉलिटिशियन है, तो जो संवैधानिक प्रावधान है, जो प्रोटोकॉल्स है या जो भी नॉर्म सेट किए गए हैं, संशोधन भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं सभी को 5 पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि किसी की पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए। ये अन्याय है। अगर हम शिक्षक कर्मचारियों की पेंशन बंद करते हैं और अपनी कई पेंशन लेते हैं तो ये नेचुरल जस्टिस नहीं है। एक तरफ तो अब किसी को ये नेचुरल जस्टिस नहीं है। और शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस संवेदनशीलता को समझते हुए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को डाला। जब बात की जाती है पूरे भारतवर्ष की और खासकर उत्तर प्रदेश की, तो बात होती है, नारा बड़ा फेमस है, जय 85 जय मूल्यवासी, और हमेशा बात की जाती है ओबीसी और दलित वर्ग की, बात की जाती है तो बात ये भी की जाती है कि हमारी आबादी जो है लगभग 85% और 15% में सवर्ण को काउंट किया जाता है। बैकवर्ड और दलित मिलाकर हमेशा ही बात करते हैं कि हमारी आबादी 85% है, लेकिन हम आरक्षण की बात करते हैं जब, तो 15% को अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली बहुत बड़ा आरक्षण है, और वहीं जो है जो 85% है उसके पास आरक्षण की कमी है। तो क्या अगर आप 27 में आते हैं तो इस आरक्षण को बढ़ाने के लिए क्या केंद्र को दबाव बनाएंगे, या फिर अगर केंद्र में भी 29 में परिवर्तन होता है तो आप चाहेंगे कि ये जो एक बैरियर है 27% का 21% का, इसको बढ़ाया जाए क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है, या फिर आरक्षण को एक शॉर्ट टर्म पैकेज के रूप में देना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, उनका सर्वाधिक जोर जातिगत जनगणना को लेकर। ठीक है। क्यों? उनका मानना है कि पहले हमें ये पता चल जाए कि किसकी कितनी आबादी है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है तो फिर संसाधनों का जो वितरण करने में हमें सहूलियत होगी। तो डायग्नोसिस करना चाहते हैं। यस। और मैं ये भी कहूंगा कि आप आरक्षण के मुद्दे को आप अपने घर से समझिए। आपके 2 बेटे हैं और नियमता आप 1 लीटर दूध परचेज करते हैं कि आधा लीटर दोनों बच्चों को हम दें। लेकिन जब एक बच्चा आपका बीमार पड़ जाता है तो वही डॉक्टर ये भी सलाह देता है कि आप जो बीमार है बच्चा उसको 1 लीटर दीजिए, जो आपका बच्चा स्वस्थ है अगर आप उसे कुछ दिन नहीं भी दूध देंगे तो उसके सेहत पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। परिवार आपको क्या सिखाता है? त्याग की भावना। वहां आप रिजिड नहीं होते कि 1 लीटर दूध में ये 50% दोनों बच्चे लेंगे। वहां आप समझौता करते हैं कि न्याय क्या है। हजारों साल से जो तबके में कभी शिक्षा का संचार न किया गया, वो कोई लैंडलॉर्ड न रहे हो, कोई उनके पास उद्यम न रहा हो, फिर हम ये तर्क दें कि ये तो समानता का उल्लंघन है। ये तो मेरा मानना है कि आपके जो भी प्रश्न हैं, खास तौर पर आरक्षण को लेकर के 27% सीमा को लेकर के, लगभग 60% का जो बैकवर्ड की जनसंख्या उसको लेकर के, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपके जातिगत जनगणना में निहित है। माननीय अखिलेश यादव जी बार बार इस पर जोर डालते हैं कि किसी को किसी से न लड़ाया जाए, जनसंख्या के अनुपात में उसकी उतने हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दी जाए। तो ये उन्हीं लड़ाई की तरफ संकेत है जो आप कह रहे हैं
कि जाहिर सी बात है फिर आपकी जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग संसाधन आपको मिलेंगे। नहीं फिर तो आप ये तर्क करेंगे नहीं कि भाई नहीं ये तो परंपरागत चली आ रही है चीजें, इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, ब्रेक भी करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये बिगिनिंग है उसकी जातिगत जनगणना आरक्षण को लेकर के। एक आरोप हमेशा लगता आता है समाजवादी पार्टी पर कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आपका एक गुंडा राज शुरू हो जाता है। तो इसको आप अपनी खामियों के तौर पर देखेंगे या बीजेपी के मार्केटिंग टूल के तौर पर इसको देखते हैं? इसको मैं बीजेपी के मार्केटिंग के टूल पर देखता हूं। और अच्छा हुआ आपने ये सवाल हमसे किए। अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको बता दूं। एक लेडी थी, शुक्ला शायद थी, वो अपने हस्बैंड को मार करके एक नीले ड्रम में उसको रख देती है। ठीक, 2-4 दिन हम लोगों ने फेसबुक में देखा, इसके बाद वो मुद्दा गौड़ हो गया। आपसे मेरा सवाल है कि अगर यही कृत्य कोई मुस्लिम या तथाकथित जिनको बीजेपी गुंडा राज कहती है, अगर उन जातियों से कोरिलेट होता तो क्या होता? हर चौराहे पे एक नीला ड्रम बना के रखा जाता और आने जाने वाले पब्लिक को दिखाया जाता कि देखिए ये मुस्लिम है इसलिए इसने ऐसा किया, ये सपा के गुंडे हैं इसलिए ऐसा किया। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट और खुले तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अपराध की कोई जाति नहीं होती है। अगर आपको सीखना है तो आप अपने घर का उदाहरण ले लीजिए। एक ही माँ बाप से 2 बच्चे जन्म लेते हैं और थोड़ा सा विवाद होता है तो कभी वो झगड़े में तब्दील हो जाता है, कभी बात और बिगड़ जाती है तो हत्या हो जाती है। तो वहां कोई जाति तो है नहीं, वहां तो आपके दोनों बेटे हैं। तो अपराध की कोई जाति नहीं होती। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस का जो ये टूल है कि वो अपराध को जाति से जोड़ती है, जबकि अपराध का जाति से दूर दूर तक लेना देना नहीं। भाई मंडल कमीशन बीपी मंडल जिलाए, क्या वो कोई अपराधी थे क्या? माननीय अखिलेश यादव जी इस सूबे के मुख्यमंत्री थे, क्या वो अपराधी थे क्या? हमें एक ऐसे चश्मे से दिखाया जाता है, उसी लेंस का उसमें चश्मे में प्रयोग किया जाता है जो हमें वही चीजें दिखाई दे। और इसी को तो मैं कहता हूं कि नैरेटिव परसेप्शन। हम अपने घर को भूल गए कि हमारे सगे भाई झगड़ा किए, हमने जाति को उठा लिया कि नहीं उस जाति में अपराध हुआ। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे जनता शिक्षित होगी वो इन बातों को और बेहतर तरीके से समझेगी। एक बात होती है राजनीतिक लोगों की जब बात होती है तो 2 ऐसे डिपार्टमेंट हैं, एक पॉलिटिकल डिपार्टमेंट और एक पुलिस का काम का, जिसको दबे स्वर में हर आदमी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करता है यार आजकल के नेताजी सही नहीं हो और आजकल पुलिस कर्मी से चाहे वो 24 घंटे वो अपनी ड्यूटी शिद्दत से दे रहे, अगर आज पुलिस प्रशासन को थोड़ी देर की हटा के तो ट्रैफिक नहीं संभाल पाएगा और अपराध तो आउट ऑफ मतलब कह ही नहीं सकते क्योंकि कोई सीमाएं वो उसका डर, उसका एक खौफ उस सिस्टम का एक जो भी खाना बाना है वो पूरा पुलिस प्रशासन संभालता है, फिर भी वो क्रिटिसाइज होता रहता है और गालियों का भी पात्र बनता है। और सेम कंडीशंस हमारे पॉलिटिशियंस की भी जनरल लाइफ में करते क्या है, जब हम किसी भी मान लीजिए हम फोक पीते हैं तो पेप्सी को गाली नहीं देते, कहते नहीं कि वो खराब प्रोडक्ट है उसको मत पियो। लेकिन वहीं जब हम बीजेपी में होते हैं तो अदर पार्टीज को गाली देते हैं, या हम सपा ज्वाइन कर लेते हैं तो पूरा बीजेपी में
हारे, उसको पीटा गया। अभी रिसेंटली राघव चड्ढा जी बहुत ट्रोल हुए। जब तक आम आदमी पार्टी में थे तो अरविंद केजरीवाल उनके लिए हरमान थे, शिव थे। जैसे ही वो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं, अरविंद केजरीवाल को रावण दिखने लगता है। तो ये जो इमीडिएट जो चश्मे के लेंस जो बदलता है, मतलब उनकी सोच, उनकी मानसिकता और सब कुछ एक क्षण में परिवर्तित। मतलब जैसे ही मंच बदलता है, वहीं पर उनके वक्तव्य बदल जाते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बदलने लगता है। वही जो प्रधानमंत्री कल को दमनकारी होते हैं, आज वो युग पुरुष हो जाते हैं। तो ये जो इतना चेंज आता है, और जो युवा जो इस तरीके से देखता है, मतलब आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि एग्जैक्टली पिक्चर है क्या, कि भाई अब जब मंच क्यों ऐसा होता है कि अब पूरी तरह से, हालांकि एक ऐसा नहीं होता कि हम एक लड़की विदा हो गई दूसरे घर जाके तो अपने घर परिवार को गाली दी, या हम किसी भी फ्रेंड को छोड़ते दूसरे फ्रेंड से दोस्ती होती है तो हम उतना क्रिटिसाइज नहीं करते जितना पॉलिटिशियन करने लगते हैं तुरंत इमीडिएट। देखिए, आपके इसमें दो प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका जुड़ा हुआ है कि जनता का जो परसेप्शन है पॉलिटिशियन और पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका इसी में है कि पॉलिटिकल कैरेक्टर को लेकर। दो अलग अलग क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर जो मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि जिसके टच में आप ज्यादा रहेंगे वही आपको लाभ भी ज्यादा पहुंचाएगा, उसी से आपको शिकवा शिकायत ज्यादा रहेगी। भाई, आपके घर में अगर थोड़ा सा बात बिगड़ती है तो सबसे पहले दौड़ के आप कहां जाते हैं? थाने जाते हैं। ठीक, आप तुरंत प्रधानमंत्री के पास तो जाते नहीं है, ना तुरंत आप हाई कोर्ट के जज के पास जाते हैं। तो सबसे पहले आप इमीडिएटली, जरूरत पड़ी तुरंत आप थाने चले गए, जरूरत पड़ी तुरंत आप नेता के पास चले गए। तो जो अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं जो होती हैं मनुष्य की, कि जैसे मैंने पहले कहा कि आप जिसके टच में ज्यादा रहेंगे उसी से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, उसी से आपको ज्यादा शिकायतें हो। भाई, आप 20 साल जज से नहीं मिले, न्यायपालिका नहीं गए, काहे की शिकायत? लेकिन जिससे आप 20,000 बार मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि कभी नेता कहीं व्यस्त है, फोन नहीं उठाया, तो जनता का यह भी अधिकार है, वो तुरंत पूछती है कि मैंने फोन किया और फोन उठा क्यों नहीं। लेकिन हो सकता है कि नेता की मां बीमार हो। मैं ये नहीं कहता कि सभी नेता, मतलब वो एक अपवाद को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लीडर सुलभ होते हैं। 2 बजे रात कोई दिक्कत हुई, आप तुरंत नेता को फोन लगाते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जाहिर सी बात है कि जब रोजमर्रा के जीवन में जिन परिस्थितियों से आप जूझते हैं, आप बार बार पुलिस के पास जा रहे हैं, बार बार नेता के पास जा रहे हैं, तो जो लाभ आपको मिला उसको आप कभी समाज में नहीं व्याख्या करते कि नहीं हमें यह लाभ मिल चुका। लेकिन कहीं कोई त्रुटि होगी तो आप उसको एग्रेसिव भाव में पेश करेंगे कि नहीं ये तो ऐसा ही है, ये बेकार है। तो मेरा जहां तक मानना है कि अच्छे और बुरे ये हर जगह लोग होते हैं। एक अवधारणा बना लेना कि नहीं ये बेकार ही है, ये जस्टिफाई नहीं है। और एक अतिरिक्त प्रश्न जो इससे जुड़ा हुआ है, या जो मैं बताना चाहता हूं, कि एक बार हमारे ये महापुरुषों का घमंड था, चाहे वो तथागत बुद्ध रहे हों, चाहे ज्योतिराव फूले रहे हों, चाहे बाबा साहब रहे हों, चाहे नेल्सन मंडेला रहे हों, चाहे स्वामी विवेकानंद रहे हों।
सभी ने कहा कि व्यक्ति के अंदर अगर शिक्षा का संचार हो जाए तो समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन मैं इसकी जब स्टडी किया, मेरा महापुरुषों पे कमेंट नहीं है, मैं जब इसकी स्टडी किया तो मुझे मिला कि ठहरा हुआ ज्ञान और ठहरा हुआ पानी ये कभी हितकारी नहीं होता। आज डॉक्टर शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, फिर उसको किडनी निकालने की जरूरत पड़ेगी। आज आईएएस पढ़ा लिखा है, फिर 10 करोड़ का प्लाट तलाशने की उसको क्या जरूरत पड़ेगी। अपने को भी मैं उस परिधि में लाता हूं, राजनेताओं को भी लाता हूं, ऐसा नहीं। हाँ, जितनी सुविधाएं मिली है उसके बावजूद जज है, क्यों वो बाइस्ड हो गया? जो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट था, जो नैसर्गिक न्याय की कल्पना थी, क्या उस मानक पे वो खड़े हैं? तो ये उसी तरह है जैसे कुएं में आप भांग घोर दीजिए, फिर जो भी उस कुएं का पानी पिएगा वो नशा असर करेगा। तो जब समाज में मूल्यों में गिरावट हुई तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि पुलिस बेकार है, नेता बेकार है, क्योंकि उसी कुएं का पानी ये समाज पी रहा है। और ये महापुरुषों के उस दावे को जुटला रहा है। मैं तो कहता हूं ये तो अतिशयोक्ति होगा, हो सकता है ये भाषा उतनी उचित ना हो कि वर्तमान एजुकेशन जो एकेडमिक कैरियर प्रोवाइड कराता है वो तो डकैती डालने का साधन बनता जा रहा है। पहले आप किसी मकान का ताला तोड़कर तब पैसा लेते थे, आज डॉक्टर आपको ट्रॉमिक कंडीशन में पहुंचा करके 10 लाख रुपए दीजिए। वो गरीब जब 10 लाख तलाशने जाएगा तो सबसे पहले उसको अपना खेत बेचना पड़ेगा, अपना घर बेचना पड़ेगा। तो जो समाजवाद की, जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई है कि हम हेल्थ में और एजुकेशन में हम समानता लाएं, किसी व्यक्ति को अपना घर न बेचना पड़े। और याद रहे, ये देश जिन मूलभूत मुद्दों को लेकर शुरू में जूझता था कि हमें लैंड रिफॉर्म करना है, हमें प्रीवी पर करना है, हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है, और लैंड मार्क चेंज करके आज डॉक्टर, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, नेता क्या कर रहे हैं? आज फार्म हाउसेस किसान के नहीं है, बिजनेस ओनर्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स। जिस बीमारी से जूझते हुए बाबा साहब के संविधान ने निजात दिला दी थी, आज आप उसे कई तरह के बीमारियों से ग्रसित कर दिए। मेरा बहुत क्लियर बात है कि लैंड मार्क चेंज करके आज सोसाइटी और कंपनी बना के आप 10,000 बीघा जमीन ले लीजिए। वो 500 एकड़ जमीन गोलकनाथ से मुक्त कराने के लिए तो उस समय संविधान की पूरी धाराओं को चेंज करना पड़ गया कि यार ये 500 एकड़ जमीन क्यों है। देखिए, आज ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि अडानी के पास 10,000 एकड़ क्यों है। क्यों भाई? संविधान में तो समता की बात की गई है, अवसर की समानता की बात की गई है। फिर जो ये अराजकतापूर्ण माहौल की बुनियाद भरी जा रही है, इस बुनियाद को कौन खत्म करेगा? तो जाहिर सी बात है, समाजवाद उन्हीं बुनियादी चीजों पे काम करने के लिए संघर्ष करता है। पूंजीवाद, जैसा पहले मैंने कहा, वो तो कार्ल मार्क्स को भी झुठलाता है। वो फेबियम समाजवाद को ज्यादा प्रमोट करता है कि फेबियम समाजवाद, जैसा कि उनका कॉन्सेप्ट है कि अपने परिश्रम से उद्यम किया हुआ कितना भी पैसा हो जाए वो जस्टिफाई है।
लेकिन समाजवाद कहता है कि वो अवसर आप समाज के निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी तो मुहैया कराएंगे। ऐसा थोड़ी है, आज अडानी अगर 500 एकड़ जमीन ले रहा है तो जाहिर सी बात है उसको गवर्नमेंट ने सहूलियत दी, लेकिन आप गरीब को सहूलियत नहीं देना चाहते। तो जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, जो आपके संविधान में नीति निर्देशक तत्व है 39 AP क्या कहता है कि हमें समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता लाना है। आप कैसे लाओगे? जब संविधान खत्म कर दोगे तो ये आवाज खत्म हो जाएगी, और यही आवाज को वर्तमान आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देना चाहिए। तो युवाओं से मेरा ये अनुरोध है कि आपको इतिहास के उन पन्नों को पढ़ना पड़ेगा जो उस दौर में लोग पढ़ते पढ़ते कुर्सी कमर एक कर देते थे, फिर वो राजनीति में आते थे। तो ऐसे किरदार, ऐसे कैरेक्टर को राजनीति में युवाओं को आने की जरूरत है, जो सतही ज्ञान न रखें बल्कि गहराई में उतर करके उसका चिंतन करें और फिर उन मुद्दों को तलाशें, उन्हें तराशें, ताकि ये समाज और देश समाधान की ओर बढ़ सके। क्या सर आज की डेट में ऑनेस्ट पॉलिटिक्स क्या एक युवा कर पाए बिना पूंजी के, बिना पावर के? क्या संभव है? देखिए क्या पॉसिबल है? देखिए, मैंने शायद पहले कुछ इन बिंदुओं के बारे में डिस्कस किया था। आइडियोलॉजी एक बहुत बड़ी बात है, आइडियोलॉजी बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि वर्तमान जो युवा पीढ़ी है वो अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूं कि अब इस दुनिया में नहीं है शरद यादव जी। एक उनके सेमिनार में, सभा में मैं बैठा था, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, उसी में आपका उत्तर ये है। उन्होंने कहा था कि इस धरती का सबसे बड़ा रिश्ता क्या होता है? कुछ लोगों ने कहा माँ बाप, कुछ लोगों ने कहा भाई बहन, कुछ लोगों ने कहा पति पत्नी, कुछ लोगों ने कहा दोस्त। लेकिन शरद जी ने कहा कि आप सब लोग झूठ बोल रहे हो। इस धरातल का सबसे बड़ा रिश्ता होता है विचारधारा, वैचारिक। जब यूथ उस आइडियोलॉजी को लेकर के आगे चलेगा, अब मैं ये नहीं कहता कि ये सारे कार्य असंभव है। तमिलनाडु में अभी आपने देखा हुआ सत्ता परिवर्तन हुआ। जाहिर सी बात है कि अगर हम डीएमके या अन्य दलों की बात करें तो उतने रिसोर्सेस विजय थालापति के पास नहीं था। जो संसाधन या जो भी कहिए ह्यूमन रिसोर्सेज लेकर के वो नहीं था। लेकिन एक आइडियोलॉजी कि नहीं भाई, यूथ को आना चाहिए और यूथ के लिए ये हमारा प्लान है। तो ये कह देना कि धन के अभाव में, इसके अभाव में राजनीति क्या यूथ कर पाएगा, तो मुझे लगता है इतिहास को हमें पढ़ना चाहिए। और खैर अपना जो देश है, प्रदेश है, ये विविधताओं से भरा पड़ा है और विभिन्न राज्य, अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि एंटी इनकम्बेंसी पश्चिम बंगाल में होता है लेकिन सूरत में नहीं होती, गुजरात में नहीं होता। यूथ राजनीति में आए कि ना आए, एक उसका जीता जागता उदाहरण तमिलनाडु है कि जहां पूरी सत्ता बदल गई।
उस इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर। तो हमें जनता को अपनी बात समझानी है और व्यक्तित्व निर्माण के बगैर हम किसी भी स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पाते और व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। एक बच्चा आईएएस भी बनता है और अगर नेगेटिव व्यक्ति का निर्माण हो गया तो मानव बम भी बनता है। करंट है, बिजली है, आप एसी चलाइए, पंखे चलाइए, लेकिन अगर इस करंट को किसी को टच कराएंगे तो उसकी मौत भी होगी। तो इसी रूप में हमें पॉजिटिव एनर्जी को लेके राजनीति में, समाज में आगे बढ़ना है और मुझे लगता है समाजवाद एक बेहतर विकल्प। और सर विश्व पटेल को हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। पटेल की जल्दी हम जाते हैं तो बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम। क्या भारत में मतलब ये बात है झूठी नहीं साबित हो रही? कई जगह जब दंगे फसाद जाति ऊंच नीच सब चीजें होती तो कहीं नहीं कहीं वसुदेव कुटुंबकम की बातें जो है भी झूठी साबित होती है। देखिए, ये बात है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। अभी 4 दिन पहले मैंने एक न्यूज कानपुर की पढ़ी और उस घटना ने मुझे झकझोर दिया और एज ए सोशल और पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते मैं ज्यादा व्यथित था कि एक बच्चे ने पानी के बर्तन को टच कर दिया। 16 साल का, एससी बिरादरी से बिलोंग करता था और कुछ लोगों ने जो सवर्ण जाति से बिलोंग करते थे उस बच्चे को मारे और जूते में थूक करके, उस जूते में पानी भर करके उस बच्चे को पिलाया गया। अमर उजाला के पेज में उसे छापा गया, अमर उजाला की न्यूज थी वो। अब अगर हम कहें वसुधैव कुटुंबकम तो ओशो ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सबसे पहले बदलाव के लिए स्वयं के प्रति क्रांति करनी पड़ती है, बाहर नहीं, अंदर की क्रांति करनी पड़ती है। अगर अंदर की क्रांति पॉजिटिव दिशा में होती तो आज जूते में पानी भर के पिलाने की नौबत नहीं। इसका मतलब वो जीन में अभी मौजूद है। हम अपना जीवन तोते के रूप में रखना चाहते हैं। तोता गाली देता है, तोता भजन करता है, लेकिन अगर आप क्रॉस क्वेश्चन तोते से करोगे कि तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो मुझे लगता है उसका उत्तर तोता नहीं दे पाएगा। अगर हम कहें कि तुम भजन क्यों कर रहे हो, वो कहेगा रट लिया हूं, मैं बोल रहा हूं। तो ये कह देना कि वसुधैव कुटुंबकम और वो मनवादी सामंतवादी सोच हम अपने जेहन से ना निकाल पाए तो मुझे लगता है फिर हम तोते की प्रजाति हैं। फिर हम अपना ये हक खो बैठे हैं कि जो महापुरुषों ने सपना संजोया था, जो बराबरी, मानवता, संवेदना, मॉरलिटी, वो हमारा व्यक्तित्व इन चीजों से खोखला हो गया है। सर सवाल ऐसे हैं जो आप जो है इसका समय थोड़ा कम लेंगे, आप हाँ, जवाब देंगे अभी कम से कम समय में। अखिलेश यादव नेता, दोस्त या भाई? बेस्ट लीडर योगी आदित्यनाथ एक सब कम्युनल तो अब कम्युनल है। कम्युनल है। यूपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एजुकेशन। राजनीति में वो कौन सी चीज जो कभी नहीं करना चाहेंगे आप? निगेटिविटी। बीजेपी का वो एक ऐसा काम जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित, पॉजिटिव सेंस।
ऐसा तो मुझे अभी नहीं प्रतीत हुआ। मुलायम सिंह जी से जो आपको सबसे बड़ी सीख है? विषम परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता। प्रियंका गांधी नेता या ब्रांड? उभरते हुए लीडर। 2027 में एसपी की सरकार पक्का या फिर प्रयास? पक्का है ये 2027। अगर एक दिन का सीएम बनेंगे तो पहला कौन सा ऑर्डर साइन करना पसंद करेंगे? एजुकेशन। प्रयागराज और इलाहाबाद में दोनों में सबसे अच्छा नाम आपको कौन सा है? ये कौन सा है आप ज्यादा? देखिए, मुझे जो लगता है कि ख्याति आपको इलाहाबाद से मिली है, और नाम में बहुत वो नहीं होता है, लेकिन इलाहाबाद। एमएलसी रहना चाहेंगे या विधायक बनने की चाहत? अच्छे नेता बनने की चाहत। यूपी को एक मैसेज खासकर युवाओं को? मुद्दों पर आधारित राजनीति को तरजीह दें, नैरेटिव और परसेप्शन को नकारें। अ, एक ऐसा इंटरव्यू जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहा है, जीवन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इंटरव्यू को जानना चाहे? और चुनाव जीतने के बाद पहला इंटरव्यू जो मेरा था, कि पत्रकार के द्वारा पूछा गया कि इतने बड़े किले को आपने ध्वस्त कैसे किया। तो मैंने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, इस किले को मैंने नहीं, आप सब लोगों ने ध्वस्त किया है। मैं तो एक निमित्त मात्र था। जो जनता ने लाइक किया, जो यूथ ने इतना अच्छा समझा, तो वो एक यादगार इंटरव्यू मेरे लाइफ का था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बहुत कम शब्दों में कौन एक ऐसी लाइन आप बोलना चाहेंगे जो आगे 50 सालों तक रिलेवेंट रहे और लोग अपने आप को उससे रिलेट कर सकें? पहले पढ़ो तब जानो। अम्बेडकर जी को आप नेता मानते हैं या भगवान? देखिए, बाबा साहब इन दोनों के बीच में थे, और मुझे लगता है कि वो एक बेहतर विद्वान और सोशल चेंजेस के बेस्ट एलिमेंट प्रोवाइड करने वाले महापुरुष थे। महामानव तथागत पुत्र से का एक सीधा मैसेज जो पॉलिटिकल लोगों को आप देना चाहेंगे? जो पंचशील है, जो अष्टांगिक मार्ग है, मुझे लगता है अगर ये दो टूल को हम अपने व्यक्तित्व में ऐड कर लेते हैं, तो फिर और कुछ चीजें सीखने की जरूरत नहीं। रिजर्वेशन जो है परमानेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, जैसा कि संविधान में पहले भी वर्णित है 10 सालों का होगा, और इसका एक्सटेंशन होता है। इसमें कन्फ्यूजन है पॉलिटिकल और सर्विसेज में। एक के लिए समय सीमा बाउंड नहीं है, लेकिन गतिशीलता रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी तो आरक्षण के विषय में निगेटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि आरक्षण अपरिहार्य है अभी। कालसी राम जी को पूरे व्यक्तित्व को आप बहुत शॉर्ट में क्या कहना चाहेंगे? और मानवर कांसी राम साहब ने बाबा साहब को जीवित करने का काम किया है, और जो जन जागरूकता उनके द्वारा लाई गई है, बॉम्ब सेफ हो चाहे बहुत सारे उनके आइडियाज रहे हों, ये समाज या पीडीए समाज उनका सदैव रेडी रहेगा। और बाबा साहब को उन्होंने पुनर्जीवित किया। आगामी कुछ दिनों के बाद पुनः आपका एमएलसी इलेक्शन होने जा रहा है। अगर आप दोबारा चुने जाते हैं तो 5 ऐसी चीजें युवाओं के लिए इंस्टेंट करना चाहेंगे आप? अगर सरकार बनी तो अधिक से अधिक बजट लेकर, अधिक से अधिक सपोर्ट लेकर
आपको 5 जो बड़ी चीज जो एक युवाओं के लिए करना चाहिए? मैं पहले युवाओं के बेहतर शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, और युवा किस तरीके से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करे, क्योंकि व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया के बगैर आप बिल्कुल समाज को आगे नहीं ले जा सकते। और यूथ से मेरा खुद से काम जो होगा वो ठीक है, लेकिन यूथ से भी मैं चाहूंगा कि पे बैक जो सोसाइटी है वो अपने जेहन में रख करके उसके लिए जितना काम हो सकता है हम करें। और पांचवा जो मेरा मकसद है कि यूथ के बारे में ये कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, तो वो स्वतः मूल्यांकन करें कि हमारी जवानी कहाँ चल रही है और जमाना किधर चल रहा है। तो मैं प्रयास करूंगा कि उनकी जवानी सही दिशा में चले। इसके लिए अगले टर्म में मैं जो भी संसाधन, टूल्स या सेमिनार, संवाद जो भी होगा, इस पे हम काम करेंगे। बेटियों और महिलाओं के लिए मैसेज? निश्चित तौर पर जो पुरुष प्रधान समाज है, इस मानसिकता से हमें हट करके बेटियों की शिक्षा और महिलाओं के जो कार्य हैं उनका सम्मान, बराबरी का दर्जा, ये बिल्कुल ईमानदारी से 100% अपने अंदर ऐड करना चाहिए। 2027 में अखिलेश यादव जी के साथ आप अपने आप को कहाँ पर देखें? मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में मानता हूं, और माननीय अखिलेश यादव जी एक विजनरी लीडर हैं और हर चीज को बैलेंस करना उन्हें आता है। तो एक कार्यकर्ता के रूप में हम अपना काम करते रहेंगे, और हमारी क्या भूमिका होगी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका निर्णय लेते हैं, और हमें कहीं से कोई अपेक्षा नहीं। आप हमारे कार्यक्रम में आए, हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स को आपका मैसेज, इसमें यूथ भी है, इसमें वृद्ध भी है, इसमें महिलाएं भी है, इसमें युवतियां भी है, एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर और एक शिक्षक के तौर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, इससे वो सदा सदा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक या मास्टर वर्ड के तौर पर आपसे जुड़े रहे और उसका अनुपालन करें? देखिए, अगर दिन है तो रात है, सच है तो झूठ है, और अगर हम ये कहें कि दिन ही दिन रहेगा, रात नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर वर्तमान समय में जो एक आरोप लगता है कि गोदी मीडिया या बाइस्ड होकर के बहुत काम करते हैं लोग, तो मेरा ये मानना है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और एज नेता के रूप में जितनी मेरी जिम्मेदारी है, उससे कहीं अधिक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपकी भी जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है, पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, आज सोशल मीडिया, आपके यूट्यूब चैनल, बहुत सारे ऐसे टूल प्रोवाइड करा दिए गए हैं, और ये सभी जर्नलिस्ट के ही ये आयाम हैं। तो आप अपना जो काम है वो उस रूप में करें कि मुझे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रक्षा करनी है, और शायद ये काम आप करेंगे तो उस वक्तव्य को ये आपको याद दिलाएगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अच्छे कार्य से भी नाम कमाया जा सकता है। बहुत चमक धमक में या बहुत तीव्र गति से अपने आप को फेमस करने के लिए हम अपना रूट डाइवर्जन कतई न करें। ये मेरा यूथ और आप सबके विवश के लिए एक मैसेज है।